जरा सोचिए, दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान है। दिसंबर का महीना, पार्टियों का मौसम, सब एकदम परफेक्ट। आप एक बढ़िया से क्लब में घुसते हैं और अगले दिन घर वापस आपकी लाश आती है। 25-25 जिंदगियां जो या तो जल गईं या धुएं में घुटकर मर गईं। पता है, इसे हादसा कहना ना सच से मुंह मोड़ना है। ये एक सिस्टम का किया हुआ मर्डर है। तो इस पूरी कहानी को ना चलिए परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था, ये हादसा इतना जानलेवा बना कैसे, इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी, और सबसे ज़रूरी, आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रात की गोवा के अरपोरा में। जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, वो क्या कहते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है ना, वो ये है कि मदद सिर्फ 25 मिनट में पहुंच गई थी। लेकिन वो घटनास्थल से 400 मीटर पहले ही बेबस खड़ी रह गई, पहुंच ही नहीं पाई। और इस बेबसी का नतीजा 25 लोगों की मौत, ये सरकारी आंकड़ा है। 25 जानें चली गईं। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये असली कहानी बताता है, जो अक्सर हेडलाइंस में छिप जाती है। मरने वालों में ज्यादातर लोग पार्टी करने आए टूरिस्ट नहीं थे, वो किचन स्टाफ के कर्मचारी थे। 14 लोग जो बेसमेंट में फंसे रह गए। और एक और बहुत जरूरी और परेशान करने वाली बात, 80% से ज्यादा लोग जलने से नहीं मरे, उनका दम घुट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, वो बस धुएं में फंसकर रह गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर यह हादसा इतना जानलेवा बना कैसे। चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो बताती हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक पूरे के पूरे सिस्टम की विफलता थी। वही सवाल जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मदद दरवाजे पर खड़ी थी, तो फिर उसे अंदर आने से किस चीज ने रोक दिया? और इसका जवाब जितना सीधा है ना, उतना ही गुस्सा दिलाने वाला भी है। क्लब तक पहुंचने वाली जो सड़क थी, वो सिर्फ 3 मीटर चौड़ी थी, जबकि एक फायर ट्रक को निकलने के लिए कम से कम 6 मीटर की जगह चाहिए होती है। आधी जगह, और वो भी अवैध तरीके से बनाई हुई। लेकिन रुकिए, समस्या सिर्फ सड़क की नहीं थी, पूरी की पूरी इमारत ही एक मौत का जाल थी। छत बनी थी बांस और पत्तों की, जो मिनटों में आग पकड़ ले। बेसमेंट, किचन, जहां इतने लोग काम करते थे, वहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा इमरजेंसी रास्ता था ही नहीं। और इन सबसे ऊपर, इस क्लब को तोड़ने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। तो जब इतनी सारी गड़बड़ियां एक साथ हों, तो जवाबदेही का सवाल तो उठेगा ही। आखिर कौन है इन सबका जिम्मेदार? और यहां ना सिस्टम के बारे में एक कड़वी सच्चाई पता चलती है। इसे कहते हैं नोटिस गेम। हुआ क्या? सरकारी नोटिस भेजा गया, जवाब में मालिक की तरफ से एक लिफाफा आया, और बस सब शांत हो गए। सब कुछ चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब इस पूरी कहानी में किरदार भी कई हैं। एक तरफ है क्लब का मालिक सौरभ लूथरा, जिस पर आरोप हैं। फिर है वहां के सरपंच रोशन रेडकर, जिनका कहना है कि भाई कोर्ट का स्टे था, हम क्या करते। और फिर है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिन्होंने एक मैजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे दिया है। और ये सवाल, ये हम सबको सोचना चाहिए। कोई इंसान किसी क्लब में पार्टी करने जाता है या वहां का फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन करने। क्या ये एक ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो जाकर पहले फायर एग्जिट ढूंढे, या फिर ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि ऐसी खतरनाक जगह चले ही ना? और इस सवाल को ना हम हल्के में नहीं ले सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोवा में पीक सीजन के दौरान करीब 55 लाख टूरिस्ट आने की उम्मीद है। 55 लाख! ये एक घटना पूरे गोवा के टूरिज्म पर एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। तो ठीक है, एक दूसरे पर दोष मढ़ने से आगे बढ़ते हैं और असल समाधानों पर बात करते हैं। ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे भविष्य में ऐसी कोई और खबर सुनने को ना मिले? तो 3 मुख्य समाधानों पर चर्चा हो रही है। पहला तो ये कि लोग खुद जागरूक बने। दूसरा, उन सरकारी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो जो पैसे लेकर ऐसी जगहों को चलने की इजाजत देते हैं। और तीसरा, एक बहुत ही सिंपल आइडिया कि हर क्लब के बाहर एक सेफ्टी रेटिंग लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन जिस लेवल का भ्रष्टाचार और लापरवाही है, उसे देखते हुए ये सवाल भी उठता है कि क्या ये पारंपरिक समाधान काफी हैं, या अब हमें जवाबदेही तय करने के लिए किसी बहुत बड़े और कड़े कदम की जरूरत है। और अंत में बस एक बात, एक नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा काम है सवाल पूछना, सरकार से, सिस्टम से और उन सब से जो पावर में है। सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगली बार इस आग की चपेट में कोई भी आ सकता है।